नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम लोग 7 अक्टूबर 2021 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य एवं प्रीलिम परीक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम आज के इस सत्र के शीर्षक की चर्चा करते हैं, जिसमें पहला शीर्षक है भारत की शक्ति का मार्ग। दूसरा टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन में जो संकटकालीन स्थिति है उसकी चर्चा करेंगे। भारत अमेरिका संबंधों की चर्चा करेंगे, जिसमें अमेरिका ने एक बार फिर S-400 मिसाइल पर आपत्ति जताई है, जिसे भारत रूस के साथ समझौते के तहत ला रहा है। चौथा टॉपिक है पदोन्नति में आरक्षण। यह भी लगातार सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। और अंतिम टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर फिर दिया फैसला। चूंकि सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय ले चुका है, उसके बावजूद भी पटाखा विक्रेता मनमानी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ग्रीन पटाखे छुड़ाएं, लेकिन उसकी आड़ में लोग रासायनिक पटाखों का प्रयोग कर रहे हैं। और अंतिम में होगा मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए, पहला टॉपिक है जो इस सत्र का पहला शीर्षक है, पेज नंबर 6 यानी संपादकीय पृष्ठ पर लिया गया है। इसको अंतरराष्ट्रीय संबंध से हम जोड़ सकते हैं। भारत की शक्ति का मार्ग, यानी यह कह सकते हैं कि देश की जो हमारे देश की सत्ता का मार्ग अब एशिया में स्थानांतरित होने वाले भू राजनीतिक और आर्थिक केंद्रों से प्रभावित होगा। तो यहां पर यह देखना है एक एक बातों को, चूंकि कई शक्ति केंद्र हैं, ऐसे में भारत को अपने आप को देखना है कि वह कैसे इसमें सामंजस्य स्थापित कर पाता है। क्योंकि दुनिया आज भटक रही है, हम ना तो द्विध्रुवीय शीत युद्ध में हैं और ना ही बहुध्रुवीय दुनिया में हैं। हालांकि शायद कई शक्ति केंद्रों की दुनिया की ओर रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि हम कोविड-19 महामारी के लिए एक सुसंगत अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया की कमी, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की अनुपस्थिति और बहुपक्षीय संस्थानों की अप्रभाविता का प्रमाण है। तो जलवायु परिवर्तन और अन्य अंतरराष्ट्रीय खतरों के लिए अप्रभावी अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी है। तो अटलांटिक से एशिया तक राज्यों के बीच और भीतर असमानता ने एक संकीर्ण राष्ट्रवाद और संकीर्णता को जन्म दिया है। तो वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में धर्मनिरपेक्ष ठहराव और वैश्वीकरण से पीछे हटना, व्यापार का क्षेत्रीकरण, शक्ति का एक स्थानांतरण संतुलन, चीन और अन्य का उदय और संरचनात्मक चीन संयुक्त राज्य रणनीतिक प्रतिद्वंदिता ने इस भू राजनीतिक और आर्थिक केंद्र को स्थानांतरित कर दिया है। तो राज्यों के बीच और भीतर असमानता के इस जो संकीर्ण राष्ट्रवाद है, यह जो संकीर्णता का जन्म हुआ है, नए ध्रुवीकृत सूचना युग में हम प्रवेश कर रहे हैं और इसमें पारिस्थितिक संकटों का सामना करना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन एक अस्तित्वगत खतरा बन रहा है। तो यह सब कई ऐसे केंद्र हैं, इस पर भारत बहुत अच्छे से इन सब से निपट रहा है। अब बात आती है कि केंद्र के रूप में एशिया, यानी एशिया एक नाभिक के रूप में, तो अगले दशक में यही उम्मीद की जा रही है कि एशिया भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का कॉकपिट बना रहेगा और यह कि यूएसए सबसे दुर्जेय शक्ति बना रहेगा। हालांकि इसकी सापेक्ष शक्ति घट रही है। अगर देखा जाए तो वर्तमान में चीन बहुत तेजी से अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है, लेकिन यहां पर चीन को जो अवसर की जो दिख रही है कि चीन का अवसर कि आने वाले दिनों में यह शक्तिशाली देश के रूप में उभर जाएगा, उसे थोड़ा सा सब्र करना होगा। पहले से ही पश्चिम और अन्य लोगों से उसकी जो चल रही है यह नूरा कुश्ती, ऐसे में चीन को बहुत सावधानी बरतनी होगी। तो चीन का जो भूगोल उसे जमीन और समुद्र दोनों पर विवश करता है। तो हम एशिया में चीनी आधिपत्य की कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण संभावना के रूप में देख रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि उसकी प्रोफाइल और शक्ति का विस्तार जारी रहेगा, विशेष रूप से हमारी परिधि में। तो ऐसे में हमको चीन का भी
ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि अभी भी यूएसए दुर्जेय शक्ति बना हुआ है, तो इसका परिणाम यही है कि भारत और चीन के बीच निरंतर घर्षण और कुछ सहयोग अर्ध प्रतिकूल संबंधों की संभावना है, जिसका अन्य लोग लाभ उठाएंगे। तो पड़ोसियों के रूप में अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो स्थिति है, चीन के साथ भारत के संबंधों को चिन्हित करने के लिए टकराव और सहयोग, तो यह इसका मिश्रण जारी रहने की संभावना है। और चुनौतियां एवं अवसर, यानी अब इसमें जो क्या क्या चुनौतियां और अवसर हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सारी चुनौतियां हैं। क्योंकि अगर हम भारत के पड़ोसी मुल्कों में बात करें तो इधर जो है आजकल देखा जाए तो नेपाल भी आंख दिखाने लगा है चीन के दबाव में आकर के। इधर श्रीलंका में चीन ने बनाया ही है, इधर पाकिस्तान परंपरागत विरोधी है ही है, इधर चीन ही है। तो ऐसे में बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के लिए शक्ति के मार्ग के लिए अवसर भी हैं। तो अनिश्चितता और बदलते भू राजनीतिक वातावरण स्पष्ट रूप से भारतीय नीति के लिए काफी चुनौती पेश करते हैं, लेकिन हमारे रणनीतिक विकल्पों और राजनयिक स्थान को बढ़ाते हुए कुछ अवसर को भी देते हैं। यानी अब इसमें बात आती है कि कुछ अवसर क्या हो सकते हैं। अगर हम आंतरिक एवं बाह्य दोनों की बात करते हैं, तो आंतरिक एवं बाह्य रूप से विशेष रूप से उपमहाद्वीप में नीतियों को समायोजित करते हैं। अमेरिका के साथ बढ़ती सुरक्षा सहमति भारत के परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग को सक्षम कर सकती है, जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में, व्यापार, निवेश, शिक्षा और स्वास्थ्य। अन्य क्षेत्र जिनमें भारत और अमेरिका सहयोग बढ़ा सकते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा के तकनीकी समाधान और डिजिटल सहयोग पर। तो कई मध्य शक्तियां अब भारत की स्वाभाविक भागीदार हैं। तो विकासशील देशों में साझे हित के मुद्दों पर व्यापक गठबंधन बनाने में भागीदार के साथ काम करने की संभावनाएं भी बढ़ रही है। तो इस तरह से एक समुद्री आयोग का निर्माण, बंगाल की खाड़ी पहल, यानी भारत महाद्वीप के साथ साथ महासागरीय क्षेत्र में अनेकों अवसर प्राप्त कर रहा है। तो इस तरह से आतंकवाद निरोध में दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हम जो करते हैं उसे और बढ़ाना होगा। तो एशिया में बहुध्रुवीता का लक्ष्य हमें रखना होगा और सार्क को पुनर्जीवित करना ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सार्क आज भी प्रासंगिक है। यानी हम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क को पुनर्जीवित करते हुए पड़ोस में क्षेत्रीय संस्थानों और प्रक्रियाओं को शिल्प और पुनर्जीवित करने के पहल को भी सुझाव दे सकते हैं। तो भारत पड़ोस में समृद्ध और सुरक्षा दोनों का प्राथमिक स्रोत हो सकता है। यानी उपमहाद्वीप और हिंद महासागरीय क्षेत्र, यानी यह क्षेत्र भी और उपमहाद्वीप यानी इधर अगल बगल और पड़ोसी मुल्क, इधर के देश, इधर जो है मालदीव है, इधर जो है आपका नेपाल है, भूटान है, इन सब क्षेत्रों के अंतर्गत। तो इनको जो है पुनर्जीवित करना बहुत ही आवश्यक है। यानी हमारे पड़ोसियों के प्रति नीति के अत्यधिक प्रतिभूतिकरण ने व्यापार को भूमिगत कर दिया है, तो हमारी सीमाओं का अपराधीकरण कर दिया है। उत्तर पूर्व और स्थानीय उद्योगों को नष्ट करने वाले चीनी सामानों के बड़े पैमाने पर प्रवेश को सक्षम किया है। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर नॉर्थ ईस्ट इधर से चीनी सामान प्रवेश कर रहा है, इन सब पर हमें ध्यान देना होगा और हमारा प्राथमिक प्रयास आत्म मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और यदि कोई एक देश जो अपने आकार, जनसंख्या और आर्थिक क्षमता, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं के मामले में चीन से मेल खा सकता है, तो वह कौन है? वह हमारा भारत ही है। यानी भारत आत्मशक्ति की कुंजी है, आत्म
शक्ति की कुंजी है। यानी कह सकते हैं कि कई ऐसे सुझाव हैं जो हम भारत में उठा सकते हैं। विदेशों में भारत की भूमिका और प्रभाव भारत को बदलने का कार्य जारी रखें। आर्थिक नीति को राजनीतिक और रणनीतिक जुड़ाव से मेल खाना चाहिए। वैश्वीकरण भारत के विकास का केंद्र रहा है, तो ऐसे में भारत को अपनी आत्मशक्ति को पहचानना होगा। तो इस तरह से आगे की राह यही हो सकती है कि हम आत्म मजबूती को एक अत्यंत आवश्यक पूर्व शर्त के रूप में देखते हैं और साथ ही साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के मूल स्रोतों की रक्षा भी करते हैं और हम भारत को एक मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध देश में बदलने के लिए अपने घरेलू प्रक्षेपवक्र को बाहरी रास्ते से अलग नहीं कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरा महत्वपूर्ण, ये भी पेज नंबर 7 पे आया हुआ है, संपादकीय पृष्ठ पर है। इसको जीएस के सेकंड और थर्ड पेपर इकोनॉमी में भी डाल सकते हैं। यह है, शीर्षक इसका दिया गया है विश्व व्यापार संगठन, जिसे WTO कहते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व के संकट का सामना कर रहा है। तो इसमें जो प्रमुख तथ्य है, सबसे पहले विश्व व्यापार संगठन क्या है यह जानना आवश्यक है आपके लिए। तो 1995 में मराकेश संधि के तहत इसकी स्थापना की गई थी। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। सदस्य देशों का मंत्री स्तरीय सम्मेलन के लिए यह सर्वोच्च निकाय है, जिसकी बैठक प्रति 2 वर्ष में आयोजित की जाती है और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। वर्तमान में 164 सदस्य हैं, जो कि 164वां सदस्य अफगानिस्तान बना था। तो WTO संकट की जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि वैश्विक व्यापार निकाय एक गंभीर अस्तित्व संकट का सामना कर रहा है। तो जिनेवा में अगले महीने होने वाली आगामी विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक इस महत्वपूर्ण संस्था को अप्रासंगिकता से बचाने का अवसर प्रदान कर सकती है। चूंकि वाशिंगटन में यही भावना, चूंकि सबसे बड़ी समस्या है कि अमेरिका का बेरुख होना, यानी वाशिंगटन में यह भावना रही है कि विश्व व्यापार संगठन ने चीन के उदय को रोकने में विफल होने और कई व्यापार विवादों में यूएस को नियमित रूप से आरोपित करके अमेरिकी राष्ट्रीय हितों की सेवा नहीं की है। और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और इसके साथ साथ बाइडेन भी डोनाल्ड ट्रंप के ही रास्ते पर चल रहे हैं। तो विश्व व्यापार संगठन पर सबसे महत्वपूर्ण ये जो अपीलीय निकाय है, ये काफी चर्चा में रहा है। 2019 में भी अगर देखा जाए तो दिसंबर 2019 में ही बढ़ती रिक्तियों के कारण एबी ने काम करना बंद कर दिया है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है, जो एबी क्या है, जिसे अपीलीय निकाय कहते हैं। अपीलीय निकाय जो है एक 7 सदस्यीय एक स्थायी निकाय है और यह विश्व व्यापार संगठन पैनल द्वारा दिए गए निर्णयों की अपील की सुनवाई करने वाली अपीली अदालत के रूप में कार्य करता है। लेकिन इसके सदस्यों की नियुक्ति लगातार अमेरिका ने कई वर्षों से अवरुद्ध कर रखा है। तो अमेरिका की इस गतिरोध के समाधान खोजने के प्रस्तावों को भी एबी सदस्यों की नियुक्ति कह सकते हैं यह अब वीटो कर देता है अमेरिका। तो जिससे एक वैकल्पिक अंतरिम अपीलीय मध्यस्थता तंत्र स्थापित करने के लिए यूरोपीय संघ के प्रस्ताव को रोकना भी शामिल है। तो एबी में लंबित अपीलों की संख्या तेजी से बढ़कर लगभग 20 मामलों में पहुंच गई है। तो देश के पास अब एक आसान विकल्प है कि वे शून्य में यानी अपील करके WTO पैनल के फैसलों का पालन ना करें। तो यह जो है यही संकट मेन कारण है। इसमें अन्य और जो चुनौतियां हैं WTO के समक्ष, वो 4 प्रमुख चुनौतियां हैं। इसकी हम लोग चर्चा करते हैं, जिसमें पहली चुनौती है, इसमें 2015 में नैरोबी मंत्री स्तरीय बैठक में ऐसा करने के लिए स्पष्ट जनादेश के बावजूद खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग का कोई समाधान नहीं मिला। यह भी एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में जाना जा रहा है और यह भारत जैसे देशों के लिए सबसे अधिक चिंता का विषय है, जो खाद्यान्न की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य समर्थित तंत्र का उपयोग करते हैं। तो WTO के नियम जो है देशों को भोजन खरीदने, स्टॉक करने, वितरित करने की अनुमति देते हैं। हालांकि यदि ऐसी खरीद एक प्रशासित मूल्य पर की जाती है, जैसे कि MSP जो बाहरी संदर्भ मूल्य से अधिक है, तो प्रदान की गई बजटीय सहायता को व्यापार विकृत माना जाएगा और समग्र कैप के अधीन है। तो यह पहली चुनौती है।
दूसरी प्रमुख चुनौती है कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश कोविड-19 संबंधी चिकित्सा उत्पादों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं समझौतों को माफ करने की आवश्यकता पर असहमत हैं। तो यह जो है यह भी बहुत बड़ा चुनौती है। ठीक एक साल पहले की बात है जब भारत और दक्षिण अफ्रीका ने टीकों सहित कोविड-19 चिकित्सा उत्पादों की पहुंच बढ़ाने में बौद्धिक संपदा से संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए ट्रिप्स समझौते यानी ट्रिप्स छूट का प्रस्ताव दिया था। डब्ल्यूटीओ को आगामी मंत्रिस्तरीय बैठक में छूट को अपनाने की जरूरत है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है, विश्व व्यापार संगठन मछली पकड़ने के लिए प्रदान की जाने वाली तर्कहीन सब्सिडी को विनियमित करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के करीब है, जिसके कारण चीन जैसे देशों द्वारा समुद्री संसाधन का अत्यधिक दोहन किया गया है, जो मछली पकड़ने वाला और मछली का सबसे बड़ा निर्यातक हो गया है। हालांकि इस समझौते से समुद्री संसाधनों के संरक्षण और लाखों सीमांत मछुआरों की आजीविका संबंधी चिंताओं के बीच संतुलन बनाना चाहिए। भारत और अन्य विकासशील देशों को इस बात पर जोर देना चाहिए कि एक प्रभावी विशेष और विभेदक उपचार प्रावधान जो पर्याप्त नीतिगत स्थान प्रदान करता है। तो इस तरह से तीसरा यह महत्वपूर्ण है चुनौती। और चौथा और अंतिम जो चुनौती है, विश्व व्यापार संगठन में गतिरोध ने 11 देशों के बीच एक संधि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के व्यापक और प्रगतिशील समझौते जैसे मेगा बहुपक्षीय व्यापार समझौतों का उदय हुआ है। तो यह जो है इसके अंतर्गत क्या है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि एक अन्य प्रमुख व्यापार संधि एशियाई अर्थव्यवस्थाओं और नीचे के देशों के बीच क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, जिसे RCEP कहते हैं, समझौता है। यह बहुपक्षीय समझौते ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर वैश्विक शासन को खंडित करते हैं, बल्कि बहुपक्षीय व्यवस्था को हाशिए पर धकेलते हैं और विश्व व्यापार संगठन को संस्थागत ज़ॉम्बी कहते हैं। तो इस तरह से यह जो है इसकी कह सकते हैं चुनौतियां हैं और आगे की राह यही हो सकती है कि वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम आधारित व्यवस्था का होना बेहद आवश्यक है, ताकि व्यापारिक अराजकता को रोका जा सके और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं आर्थिक विकास के वृद्धि हेतु सहयोग दिया जा सके। अब बढ़ते हैं तीसरी महत्वपूर्ण खबर की ओर। पेज नंबर 1 और 8 पर आया हुआ है, इसको भी IR के अंतर्गत जोड़ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 खबरें हैं, यानी S-400 डील पर अमेरिका ने फिर आपत्ति जताई है। इंडिया US टू वर्क क्लोजली ऑन अफगानिस्तान से श्रृंगला, यानी हमारे देश के विदेश सचिव ने कहा है कि भारत अमेरिका एक साथ कार्य करेंगे अफगानिस्तान के संबंध में। तो भारत अमेरिका संबंध पिछले दिनों अभी आपने देखा होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिका में यात्रा के दौरान बहुत सारे संबंधों पर प्रगाढ़ता आई है। तो भारत अमेरिका काफी नजदीक एक दूसरे के आ रहे हैं। तो अमेरिका ने S-400 सौदे पर जताई है नाराजगी। तो यह जो है कुछ मुद्दे हैं, चूंकि अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन और हमारे देश के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक की है और दोनों के बीच अफगानिस्तान के हालात, क्वाड फ्रेमवर्क तहत आपसी सहयोग सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। इसमें अफगानिस्तान के मुद्दे पर हालांकि वेंडी शेरमन पूरी तरह से तटस्थ रही हैं, फिर भी भारत ने पूरी जानकारी वेंडी शेरमन को दी है। अब वह इसके बाद पाकिस्तान की भी यात्रा करेंगी। तो ऐसे में भारत बहुत नपे तुले अंदाज में अमेरिका के साथ सभी बातों को साझा किया और भारत की हर क्षेत्रों की जो प्रगति है उन सब के बारे में भी चर्चा किया, चाहे वह सुरक्षा के क्षेत्र की बात हो, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र की बात हो। सभी क्षेत्रों में दोनों देशों के जो कह सकते हैं हमारे देश के विदेश सचिव और वहां के उप विदेश मंत्री दोनों ने, लेकिन वह कहते कहते एक सबसे महत्वपूर्ण बात कह दी कि मिसाइल सिस्टम जो S-400 है, जिसे हमने रूस से खरीदा है और दिसंबर में उसकी पहली खेप आ रही है, तो फिर से एक बार अमेरिका ने अपनी शिकायत दर्ज करा दी है। ऐसे में क्या भारत की चिंता बढ़ सकती है और भारत के लिए क्यों जरूरी है रूस की S-400 मिसाइल? क्या इस
मिसाइल की वजह से भारत और अमेरिका के संबंधों में क्या खटास आ सकती है? आखिर इस मिसाइल में ऐसा है क्या जो कि भारत इसे नहीं छोड़ना चाह रहा है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम बात करें तो भारत की जो चीन के साथ सीमा है लगभग 4000 किलोमीटर, यानी 3800 से अधिक किलोमीटर की जो सीमा है भारत और चीन के बीच की, इसी को मद्देनजर रखते हुए लंबी दूरी का मिसाइल सिस्टम हमारा भारत चाहता है। और S-400 ट्रायम्स रूस की सबसे आधुनिक लंबी दूरी तक मार करने वाला मिसाइल सिस्टम माना जाता है। यही कारण है कि भारत ने अक्टूबर 2018 में ट्रंप की चेतावनी के बावजूद भी S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की 5 इकाइयों को खरीदने के लिए रूस के साथ $5 अरब के समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो इस तरह से यह S-400 मिसाइल एक ऐसी प्रणाली है जो बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव करता है, दुश्मन की ओर से दागी मिसाइलों का पता लगा उन्हें हवा में ही मार गिराता है। तो 5 मिनट के भीतर ही इस मिसाइल प्रणाली को तैनात किया जा सकता है। 36 लक्ष्यों तक एक साथ निशाना साध सकती है यह मिसाइल, और 100 से 300 हवाई टारगेट को यह भांप सकती है मिसाइल। 600 किलोमीटर तक निगरानी यह कर सकती है और 400 किलोमीटर तक मिसाइल को मार गिराने की क्षमता है। तो 36 लक्ष्यों को एक साथ यह निशाना बना सकती है। इसमें 8 लॉन्चर होते हैं, 2 रडार, एक कमांड सेंटर होते हैं, 72 मिसाइल तक होते हैं मस्ट में मिसाइल के। तो यह जो है, यही कारण है कि भारत इसके लिए बेताब है और दिसंबर में यह पहली आ रही है। तो अब ऐसे में अमेरिका को क्यों आपत्ति है? तो अमेरिका की दलील यही है, हालांकि वह कूटनीतिक टकराव नहीं चाहता है, भारत अमेरिका के संबंधों को वह प्रगाढ़ता लाना चाहता है। तो अब देखिए, यहां पर बात आ जाती है कि भारत और रूस के संबंध पुराने संबंध हैं और वह खुल करके भारत के साथ रहा है। तो ऐसे में भारत रूस को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन इस नए मित्र अमेरिका को भी भारत को संतुष्ट करना होगा। तो अब अमेरिका की जो दलील है, वहां का जो अमेरिकी कानून काटसा है, जिसे कहते हैं यह काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, तो यह जो है जनवरी 2018 से इसे लागू किया। तो इसका मकसद ही यही है कि रक्षा क्षेत्र के सौदों को लेकर पाबंदियों के जरिए ईरान, रूस और उत्तरी कोरिया की आक्रामकता का सामना करना है। जब कुछ दिन पहले ही तुर्की पर इस अमेरिका ने बैन कर दिया, चूंकि उसने भी इससे खरीदा था। चीन 2014 में ही S-400 रूस से ले चुका है। तो ऐसे में भारत बहुत आवश्यक हो जाता है, जबकि अमेरिका बार बार कह रहा है कि यह किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर भारत के पास नहीं होगा, कमजोर हो जाएगा, तो ऐसे में फिर भारत की रक्षा पंक्ति कैसे मजबूत होगी? इवन अमेरिका की जो 35 मिसाइल है उसको भी यह टक्कर दे सकता है, जो आधुनिकतम मिसाइल है। तो यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी रक्षा और खुफिया क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों पर अधिनियम में 12 सूचीबद्ध प्रतिबंधों में से कम 5 को लागू करने का अधिकार देता है। तो यही सब कारण है कि अमेरिका फिर से भारत का विरोध कर रहा है। तो ऐसे में क्या भारत पर काटसा कानून लागू करेगा? आगे की राह यही हो सकती है। अमेरिका शुरू से ही रूस से S-400 खरीदने के भारत के फैसले के खिलाफ है। हालांकि इस बात के पूरे संकेत हैं कि S-400 का मुद्दा भारत और अमेरिका के रिश्तों में कोई खास तनाव नहीं लाएगा। और इस तरह से चूंकि अभी बहुत सारी असीम संभावनाएं हैं, मैंने क्या कहा, चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे नवीकरणीय ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे जलवायु के क्षेत्र में बात हो, चाहे कोविड-19 वैक्सीन टीके के, हर क्षेत्रों में भारत की बड़ाई कर रहा है अमेरिका। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, चाहे वह डिजिटल की बात, तकनीक की बात हो, या अभी सेमीकंडक्टर की बात हो, तो हर क्षेत्रों में भारत के साथ वह संबंध बनाने के लिए वह आतुर है। तो ऐसे में यह S-400 मिसाइल के वजह से भारत से रिश्ते खराब नहीं करेगा और भारत को भी ध्यान रखना होगा। अब बढ़ते हैं, पेज नंबर 8 पे आया हुआ है, इसको जीएस के सेकेंड पेपर पॉलिटी के अंतर्गत डाल सकते हैं। यहां पर शीर्षक है पदोन्नति में आरक्षण। तो यह लगातार सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। इसमें आपने पिक्चर भी देखा होगा, यह अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का है। भारत सरकार की तरफ से इन्होंने जो है कोर्ट में हाजिर हो रहे हैं। तो SC और ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंधित
कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित मुद्दे पर चल रही सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था डेटा। सरकार ने कहा 75 साल बाद भी सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व की कमी है और केंद्र ने कहा कि समूह ए श्रेणी की नौकरियों में उच्च पद प्राप्त करना ज्यादा कठिन है। तो इस तरह से केंद्र सरकार ने 19 मंत्रालयों का डेटा सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया। सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकारी नौकरियों में एससी और एसटी की मौजूदगी अब भी पर्याप्त नहीं है। तो इस तरह से एससी 15.34%, एसटी का 6.18%, ओबीसी का 17.5% प्रतिनिधित्व है। तो यह जो है आंकड़े, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने डाटा मांगा था, सिद्धांत नहीं, तो यही कारण है कि जो है यह आंकड़े दिए गए। तो इस तरह से अब यह जो है ये तो रही खबर। अब पदोन्नति में जो आरक्षण की पृष्ठभूमि है इसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। तो नवंबर 1992 में इंदिरा साहनी मामले में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर फैसला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पदोन्नति में एससी और एसटी समुदाय को दिए जा रहे आरक्षण पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए इसे 5 वर्ष के लिए ही लागू करने का आदेश दिया था। तो इसमें जो है 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद से ही यह मामला विवादों के घेरे में था, क्योंकि 1995 में ही संसद ने 77वें संविधान संशोधन पारित कर पदोन्नति में आरक्षण को जारी रखा था और इस संशोधन में यही प्रावधान था कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वह पदोन्नति में आरक्षण दे सकती हैं। इसी तरह से जो है 2006 का निर्णय ये भी महत्वपूर्ण है। पदोन्नति में एससी एसटी की तात्कालीन स्थिति नागराज एवं अन्य बनाम भारत सरकारवाद पर सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2006 के निर्णय के पश्चात पुनः बदल गई, क्योंकि नागराज और अन्य बनाम भारत सरकारवाद में संसद द्वारा 77वें और 85वें संविधान संशोधन को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा चुनौती दी गई। तो न्यायालय ने अपने निर्णय में इन संवैधानिक संशोधनों को तो सही ठहराया, किंतु पदोन्नति में आरक्षण के लिए 3 मापदंड निर्धारित कर दिए। यानी एससी एसटी है समुदाय को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए, सार्वजनिक पदों पर एससी एसटी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होना, इस प्रकार आरक्षण नीति का प्रशासन की समग्र दक्षता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से अब पदोन्नति में आरक्षण के विषय में संविधान में क्या प्रावधान है, तो संविधान अनुच्छेद 16 क्या कहता है, तो अवसर की समानता, यानी सभी को समान अवसर प्रावधान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 16 के 1 में क्या कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता हो। अब अनुच्छेद 16 के 2 में क्या कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद के संबंध में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इसमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा न उससे विभेद किया जाएगा। और 16 के 4 में क्या है, इसके अनुसार राज्य सरकारें अपने नागरिकों को उन सभी पिछड़े वर्ग पक्षों में नियुक्तियां या पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती हैं। इसी तरह से 16(4)(a) में राज्य सरकारें एससी और एसटी, याद रखेंगे एससी और एसटी के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान कर सकती हैं यदि राज्य की अधीन सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो यह ऐसा नहीं है कि इसमें संविधान में भी उल्लेख हुआ है। और आगे की राह क्या हो सकती है कि सार्वजनिक पदों पर पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित अस्पष्टता से निपटने के लिए एक व्यापक कानून की आवश्यकता है, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में बहस चल ही रही है। अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि निर्णय लिया जा सके, क्योंकि ए ग्रेड की जितनी भी सर्विसेज हैं उसमें एससी एसटी का अभी भी बहुत कम अनुपात है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, पेज नंबर 10 पे आया हुआ है, इसको जीएस के 3rd पेपर में डाल सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर दिया फैसला, यानी प्रतिबंधित पटाखों के बाजार में बिकने के मामले में सुप्रीम कोर्ट गंभीरता से लिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रीन पटाखों की आड़ में पटाखा निर्माताओं की तरफ से प्रतिबंधित केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर बेरियम का।
क्यों इसको डंप करके रखा जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट यही जानना चाहता है कि अगर प्रतिबंध है तो बाजारों में यह कैसे उपलब्ध हो रहा है। पटाखे बाजार में खुलेआम बेचे जा रहे हैं, लोग इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह से बेंच ने कहा कि उत्सव मनाने का मतलब यह नहीं है कि ऊंचे आवाज वाले पटाखे चलाए जाएं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने पटाखों पर बैन जो आदेश पारित कर रखा है उसका प्रत्येक राज्य पालन करें। तो इस कड़ाई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह क्या है? क्योंकि 24 नवंबर 2015 को पेरेंट्स ने, मतलब बच्चों के पेरेंट्स ने प्रदूषण के कारण शिशुओं के ब्रेन का विकास ना हो पाने के कारण दलील देते हुए पूरे देश में पटाखे बैन करने की याचिका दी थी। तीन बच्चों ने किया था। तो इस तरह से उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है निर्णय 2018 में जाकर के दे दिया। तो यह ग्रीन पटाखे क्या है, यह नॉर्मल पटाखों से कैसे अलग है? तो ग्रीन पटाखे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी, जो कि कहाँ है, नागपुर में है, इसने खोजा है। तो यह तय लिमिट में आवाज और धुएं वाले पटाखों को ही कोर्ट ने ग्रीन यानी इको फ्रेंडली माना है, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की कम मात्रा इस्तेमाल होती है। यानी सामान्य पटाखों से यह 40 से 50% तक कम हानिकारक गैस पैदा करते हैं। तो कौन तय करेगा पटाखे इको फ्रेंडली हैं? तो इसमें ग्रीन पटाखों को पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी पेसो के पास कराना होगा। इससे यह पास करेगा तभी यह पटाखे इको फ्रेंडली माने जाएंगे। और किन पटाखों पर रोक है? खासकर जो ज्वाइंट क्रैकर हैं, लड़ियों और सांप की टिकियों पर रोक लगा, इससे काफी मात्रा में धुआं निकलता है। तो आर्सेनिक, लिथियम, लेड, मरकरी, बेरियम, एल्युमिनियम वाले पटाखे बैन होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का यह भी निर्णय है कि इसे ऑनलाइन नहीं खरीदा जा सकता। तो बेरियम सॉल्ट बैन फिर गोदाम में क्यों है, यही सुप्रीम कोर्ट का पूछना था। कि पटाखा निर्माताओं के जवाब बेहद आश्चर्यजनक थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बेरियम सॉल्ट जब बैन है तो इसे गोदाम में क्यों रखा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि बेरियम सॉल्ट बड़ी मात्रा में खरीदे हैं, तो उन्होंने कहा यह सब गोदाम में रखने के लिए, उससे पटाखे का निर्माण में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि कोई बेरियम सॉल्ट कोई शो की चीज तो नहीं है कि उसे गोदाम में रखा जाए। तो इस दौरान कोर्ट ने यह भी बताया कि अगर एक या दो इंडस्ट्रीज सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही हैं तो इस एवज में सभी को सफर नहीं कराया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सीबीआई रिपोर्ट पर तमाम पक्षकारों के जवाब की कॉपी आपस में एक दूसरे को देने को कहा है और सुनवाई 26 अक्टूबर के लिए टाल दी है। और इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 23 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे बनाने, बेचने और उन्हें फोड़ने पर पूरी तरह बैन लगाने से इनकार किया था, लेकिन पूरे देश में पटाखों के इस्तेमाल के लिए कड़ी शर्तें लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे बनाने और बेचने की अनुमति दी। अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न में। दो प्रश्नों को दिया है। पहला प्रश्न है, भारत की सत्ता का मार्ग अब एशिया में स्थानांतरित होने वाले भू राजनीतिक और आर्थिक केंद्रों से प्रभावित होगा, इसकी जांच करें। तो इसे 15 अंकों का है, इसे 250 शब्दों में आपको पिरोना है। और वही मैंने बताया कि 3 पार्ट में भूमिका ऐसी हो कि परीक्षक आकर्षित हो जाए। तो ऐसे में आपको भूमिका बहुत ही जोरदार लिखनी होगी। फिर मध्य भाग में सभी बातों को, जितनी भी चुनौतियां हैं, जितने भी अवसर हैं और क्या क्या आगे संभावनाएं हो सकती हैं, ये सब। और अंत में निष्कर्ष को हमें सकारात्मक रूप से लिखना है, एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के तहत लिखना है। तो इस तरह से यह तीनों भागों को दोनों उत्तर में पक्षपोषित करना है। तो विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व के संकट का सामना कर रहा है, क्या आप सहमत हैं? तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें आप लिख सकते हैं कि अमेरिका चीन के बीच जो ट्रेड वॉर, यह सब कई कारण हैं। और वहां का जो निकाय है, अपीलीय निकाय, तो उस पर भी अमेरिका कई सालों से जो है हस्तक्षेप कर रहा है। यह सब थोड़ा सा WTO के बारे में संक्षिप्त रूप में बता करके और फिर निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्न के उत्तरों को जरूर लिखिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और दोस्तों, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।